वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि सर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का रिवीजन करवा दीजिए, तो मैंने आज आपके लिए रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स के एक एग्जामिनर के दृष्टिकोण से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने पेज वाइज मैनर में उनको यहाँ पर लिखा है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए, टॉपिक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और उसमें पहला है एनसीईआरटी पेज नंबर 226। एनसीईआरटी पेज नंबर 226 जैसा कि लिखा हुआ है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, केवल यही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस is sucrose. First stable and stored product of photosynthesis is starch. तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। That's why green plants are also called transducer. नेक्स्ट आते हैं बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 227। इसमें लिखा है यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो वाया ऑक्सीडेशन एनर्जी को रिलीज करते हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो रेस्पिरेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 which we called as floating respiration. फ्लोटिंग का मतलब होता है when the respiratory substrate is carbohydrate, fats, proteins, कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड्स भी। और दूसरा रेस्पिरेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन मतलब when the respiratory substrate is a structural और enzymatic protein। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन नहीं चलता, केवल तब जबकि हम भूखे हों, ड्यूरिंग स्टारवेशन, तब हमारे बॉडी की एंजाइमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटना चालू कर देती हैं, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा, तो पेज नंबर 227 पे लिखा है कि ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेवरल स्टेप्स में होती है, और वो एक स्लो प्रोसेस है, और वो सारी एनर्जी
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी में जाकर स्टोर्ड हो जाती है। इसी वजह से हम रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करें तो आप लिख लीजिए कि रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक, मतलब एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक, एम्फीबॉलिक एक्सर्गोनिक मल्टी स्टेप्ड, और हर स्टेप एक एंजाइम से रेगुलेट हो रहा है, मल्टी एंजाइमेटिक biological process which is associated with production of cellular energy। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन के समय जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है, मतलब पायरुविक एसिड वगैरह या बीच के इंटरमीडिएट्स, वो प्रिकर्सर होते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पढ़ के इग्नोर कर देते हैं, पर मैंने उनको भी फोकस किया है। उसके अलावा यहाँ पर हेडिंग आती है डू प्लांट्स ब्रीथ, तो लिखा है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा और लेंटी सेल्स होते हैं, और कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन गैसियस एक्सचेंज के लिए नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसे नॉर्मल व्यक्ति अवॉइड भी कर सकता है। इसके सेवरल रीजंस हैं। पहली बात, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे किसी पर डिपेंड नहीं करना है। दूसरी बात, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। थर्ड पॉइंट, रूट स्टेम हो चाहे लीफ हो, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स की तुलना में बहुत कम है। चौथी बात, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज है वो केवल उसकी डिमांड फोटोसिंथेसिस के समय होती है, और जब सेल में फोटोसिंथेसिस होती है तो जो ऑक्सीजन होता है वो कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है विद इन द सेल। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो विद इन द सेल, और उसके बाद जो, भाई मुझे कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं, चाहे कोई बहुत बड़ा प्लांट हो चाहे बल्कि प्लांट हो, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होती, तो इसलिए डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। इसलिए कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख रहे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 228, इस पर दे रखा है कि अगर कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज वगैरह का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी इसेंशियल, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। कुछ ऑर्गेनिजम्स जिन्हें अपन बोलते हैं
फैकल्टेटिव एनारोब, आपको मैं बता चुका हूं, फैकल्टेटिव एनारोब नॉर्मली एरोब, और दूसरी कंडीशन ऑब्लिगेट एनारोब, ऑलवेज एनारोब। तो वहां पर तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो इसलिए ऑब्लिगेट कंडीशन और फैकल्टेटिव, ये दो केसेस अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और सीधे एक स्पष्ट पॉइंट लिख रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ग्लाइकोलिसिस तो होगी, और ग्लाइकोलिसिस का होना वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब आते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 228, पेज नंबर 229, इसमें ग्लाइकोलिसिस को डिस्क्राइब किया गया है। ग्लाइकोलिसिस जिसका जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्लाइकोलिसिस मतलब, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ये पूरे प्रोसेस को इन 3 साइंटिस्टों ने बताया था, एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये केवल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। It is the only process in respiration in case of anaerobic organisms। ये चलता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। होता कहाँ है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर बात, हम लोग तो चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के केस में अभी अभी आपको बताया जो फूड स्टोर्ड है या स्टार्च, अगर सुक्रोज है तो ये इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्प्लिट होगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दैट्स व्हाई सुक्रोज इज कॉमनली कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। आपको याद होगा ये प्लस है डेक्स्ट्रो और ये लेवो, इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। सबसे पहले तो इस मोनोसैकेराइड का फॉस्फोराइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इस स्टेप पर इसमें एटीपी कंज्यूम होता है, खर्चा हुआ। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं, इसलिए एंजाइम काम करता है आइसोमरेज। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एक एक चीज बताई थी तो मैंने इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको प्लॉट करके दिखाए। अभी फिलहाल क्योंकि हम लोग फास्ट रिवीजन ले रहे हैं तो केवल सुपरफिशियल देख रहे हैं। अब उसके बाद क्योंकि ओलंपियाड वगैरह तो देना नहीं है जो हम लोगों को पूरी चीजें देखनी है, इसलिए केवल इतनी सी बात पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप। एक पे फॉस्फेट और आ गया, एक पे फॉस्फेट और आ गया, तो इस स्टेप पर भी एटीपी कंज्यूम होता है माइनस। और इस जगह पर जो एंजाइम यूज होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेट लिमिटिंग एंजाइम और रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है स्प्लिटिंग। तो जो फ्रक्टोज बनी है ये 6 कार्बन्स की है, ये स्प्लिट होती है और बनाती है ट्रायोस फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस स्टेप के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है उसे बोला जाता है एल्डोलेज। और जब डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ये ट्रायोस फॉस्फेट, आप देख रहे होंगे मैंने रिवर्सिबल साइन बनाया है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम काम करता है ट्रायोस आइसोमरेज। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और बाद में ये ट्रायोस फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस स्टेप पर 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के फॉर्म होते हैं। ये स्टेप एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस स्टेप पर ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई यूनिवर्सल कैटाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जैसे NAD बोलते हैं, यूनिवर्सल कैटाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन को कैरी करता है और इस जगह पर हाइड्रोजन निकलती है तो एंजाइम काम करता है डिहाइड्रोजिनेज इस जगह पर और 2 NADH2 बनते हैं। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इस स्टेप पर 2 ATP बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देख रहे हैं 1,3 2 जगह फॉस्फोरस लगी है और बना क्या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अभी एक ही जगह है। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन वाली फॉस्फोरस है ये रिमूव हुई है, इसको ले कौन रहा है ADP, ले कौन रहा है ADP, बना क्या रहा है ATP। इसलिए इस स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। मतलब ATP बनाने के लिए फॉस्फोरस सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लिख लीजिए, ये ATP फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस सबस्ट्रेट देता है। समझ में आई बात? तो इस स्टेप पर जो एंजाइम काम करता है उसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। अब इसके बाद से आप ये देखिए कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, केवल पोजीशन चेंज हुई है। इस जगह जो एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, वहां काइनेज है म्यूटेज, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इनोलेज। और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कहीं इसमें फॉस्फोरस लगा है, इसका मतलब यहां पर भी
ये फास्फोरस निकलेगा, लेगा कौन? एडीपी, बनाएगा क्या? एटीपी। तो ये स्टेप भी कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो पूरी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुए, 2, जिसमें 2 एटीपी यहां बने, 2 एटीपी यहां बने। टोटल एटीपी बने कितने? चाहो तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट एटीपी बने 4, टोटल डायरेक्ट एटीपी बने 4। जो ये NADH2 है, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वाया एटीपी देगा। तो इन एटीपी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। इससे जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे इसे इनडायरेक्ट एटीपी बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा। इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एटीपी। तो अगर ओवरऑल गिन लें तो इनडायरेक्ट एटीपी कितने बनेंगे? हमको पता है कि नॉर्मली एक NADH2 से 3 एटीपी, तो इसलिए 2 NADH2 से 6 एटीपी। इसलिए टोटल 10 एटीपी। टोटल 10 एटीपी। और आप देख रहे हैं खर्चा कहाँ हो रहा है? एक तो यहां हो रहा है, ये पहला स्टेप, एक यहां हो रहा है, ये दूसरा स्टेप। 2 जगह खर्चा, मतलब नेट गेन अगर गिना जाए तो इसमें से मुझे -2 करना होगा। ये नेट फायदा है 8 एटीपी का। अब जो पायरुविक एसिड बना है, वो कंज्यूम कैसे हो रहा है? तो NCERT पेज नंबर 230 उन्होंने दिखाया है कि जो पायरुविक एसिड इस प्रोसेस के वाया बनता है वो 3 वेज से हैंडल होता है। नंबर 1, अगर प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया और मसल में, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ईस्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और अगर एरोबिक बात हो रही है तो ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर जाएगा, प्रोडक्ट CO2 और H2O। अगर बैक्टीरिया और मसल की बात हो रही है तो ये पायरुविक एसिड, मैं यही आपको दिखा रहा हूं, ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना। गौर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पायरुविक एसिड और इस पर 2 NADH2 जो आपने यहां बनाए थे, ये देखिए ट्रायोस फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो आपने यहां बनाए थे, ये 2 NADH2 यहां कंज्यूम हो जाएंगे और इसका एक बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, एक वैलेंसी यहां, एक यहां, तो बनेगा क्या? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C, एक
यहां मिला H, एक ये H और ये COH, ये बना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा। और इस जगह जो एंजाइम है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जबकि अगर बात अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हो रही है तो इस जगह पर गौर करिए, यहां पर ये पायरुविक एसिड से, सबसे पहले ये पायरुविक एसिड से, मैं डॉट दिखा रहा हूं, ये पायरुविक एसिड से ये CO2 निकलेगी, मतलब CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसलिए एंजाइम यूज होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और इस जगह कितनी CO2 निकलेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अगर लिखा आपने, मैच कराइए, यहां कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने CO2 निकलेंगे, 2 CO2। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और इस जगह पर भी बना क्या, गौर करिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हटा दीजिए इसे, ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करेंगे, क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो भाई रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन दोगे ना, हाइड्रोजन दोगे तो वो हाइड्रोजन भी यही है 2NADH2 इस जगह पर। NADH2, तो ये एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, एक इसको, तो अल्कोहल बनेगा। तो इस जगह पर जो एंजाइम काम करता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो 2 एंजाइम है जो इस प्रोसेस को गवर्न कर रहे हैं। लिखिए, नंबर 1 पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये 2 एंजाइम इस प्रोसेस को चला रहे हैं। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं यहां पर जो NADH2 बना था वो खर्चा हो गया। जब खर्चा हो गया तो अगर बात फर्मेंटेशन की हो रही है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि इन केस ऑफ फर्मेंटेशन टोटल ATP कितने बनेंगे। लिख दिया आपने। मेरे साथ जवाब आंसर फटाफट देंगे तभी मजा आएगा। और मैच कराइए, टोटल ATP कितने बनेंगे, गौर करिएगा। टोटल ATP वो 4 बनेंगे। ये इनडायरेक्ट तो खप गए, ये तो यूटिलाइज हो गया NADH2, तो वो तो कंज्यूम हो चुका, तो ये नहीं होंगे। इन केस ऑफ फर्मेंटेशन ये नहीं होंगे। टोटल कितने बने, पर अगर आपसे बोले टोटल नेट कितने बनेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, लिखिए। लिखा, मैच कराइए। 4 बने, 2 खर्चा हुए, टोटल ATP कितने बने, 4, खर्चा कितने हुए, ये 2 ATP खर्चा हुए।
तो इसलिए नेट गेन कितने का हुआ? फर्मेंटेशन के केस में नेट गेन 2 का। यही रीजन है कि इन केस ऑफ फर्मेंटेशन लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है और वो सारी की सारी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती। और जब अल्कोहल का परसेंटेज 13% से ज़्यादा होगा तो ये ईस्ट सेल्स की ऑटोमेटिकली अपने आप ही डेथ होने लग जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्ट पॉइजनिंग। नोट करके लिख लीजिए, ईस्ट पॉइजनिंग कब होगी? व्हेन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। तो जो ईस्ट की सेल है उनकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया? तो दैट इज अबाउट फर्मेंटेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। हेडिंग डालना है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस कहाँ चल रहा है? विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 क्रूशियल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन। और 3 CO2 इसमें निकलेंगे। यह प्रोसेस कहाँ चलता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यह कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरलाइन करें, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 231 ये डिस्क्रिप्शन है। ये प्रोसेस मैट्रिक्स में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों का जाना, हाइड्रोजन का रिमूवल और उसी समय एटीपी का बनना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो जो पायरुविक एसिड साइटोसोल में बना है, अब उसको जाना किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस जगह पर एक स्टेप होता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप या उसी को बोलते हैं गेटवे स्टेप। यह प्रोसेस हकीकत में तो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन के बीच में चलता है, पर बुक में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आप अपने दिमाग में वही रख लीजिएगा। इस स्टेप में जो पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स 5 कोफैक्टर की प्रेजेंस में, these are thiamine pyrophosphate, second is thiocoenzyme A, SH coenzyme A, third is lipoic acid, fourth is magnesium ion और फिफ्थ इज NAD+, यूनिवर्सल कैटाबॉलिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर। आप देख रहे हैं, दिस इज थियामीन पायरोफॉस्फेट, थायो एंजाइम, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, NAD+। 5 कोफैक्टर
और दो एंजाइम काम करते हैं, एक है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इन दो एंजाइम और 5 कोफैक्टर की प्रेजेंस में यहां पर यह CO2 रिलीज होता है। मेरी स्पीच थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। 2 CO2 यहां से निकल गए, जो ये आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, गौर करिएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन ये ले रहा है, बना रहा है, प्लस ये जो आपको दिख रहा है थायोकोएंजाइम है, इसके जो 2 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इन सब के भी कितने यूज होंगे? 2, तो ये कितना होगा? 2 निकलेंगे, इसको भी यही लेगा और बनाएगा 2NADH2। जो बनेगा उसका नाम देखिए, एसिटाइल ग्रुप। ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये जो दिख रहा है ये यहां आके जुड़ गया, एसिटाइल एस कोएंजाइम है। इस स्टेप को ट्रांजिशन स्टेप या गेटवे स्टेप कहते हैं। इसके बाद से अब शुरुआत होगी क्रेब्स साइकिल की। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। और इसकी शुरुआत यहीं से एसिटाइल एस कोएंजाइम है और यहां से यह बनाता है सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल एस कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये 4 कार्बन का, ये आपको दिख रहे हैं 2 कार्बन, ये 2 और ये 4, टोटल 6, ये सिट्रिक एसिड बना। ये सिस एकोनिटिक एसिड, ये आइसो, आप देख रहे हैं मैंने इसमें कोई भी साइन इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ये गौर करिएगा, ये सब रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, ये फिर रिवर्सिबल। ये दिमाग में रखिएगा, अल्फा के पहले अल्फा के बाद CO2 निकलती है, अल्फा के पहले
अल्फा के बाद CO2 निकलती है। अब आप हिसाब देख सकते हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये साइकिल 2 बार चलेगी। उसके बाद आप अपने दिमाग में रखिएगा, मैं स्टेप वाइज मार्किंग कर देता हूं। 1 और ये 10। आप इसमें केवल इतना दिमाग में रखिए, अल्फा के पहले अल्फा के बाद CO2 निकल गई। आप खुद सोचिए, ये 6 कार्बन, ये 6, अब आपने CO2 निकाल दी है तो ये कितना हो गया, 5। फिर आपने CO2 निकाल दी है तो ये 4, सब 4 कार्बन। समझ में आई बात? अब इसके बाद आप गौर करिएगा, केवल आप पोजीशंस अपने दिमाग में रखिए। 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 4, 6 और 10 पर 3 NaDH2 बनते हैं और 8th पे FADH2। 3 NaDH2 और 8th स्टेप पर एक FADH2। तो अगर आप देखेंगे तो ये पर साइकिल है, मतलब अगर साइकिल 2 बार चलेगी तो ये सब डबल हो जाएंगे। और उसके बाद आप अपने दिमाग में रखिएगा, 2 S के बीच में अगर एनिमल्स है तो GTP बनता है, और अगर प्लांट्स है तो ATP बनता है। अगर एनिमल्स है तो ये, अगर प्लांट्स है तो ये, कोई भी एक, एट ए टाइम केवल एक। समझ में आई बात? अब देखिए, अगर आप हिसाब देखेंगे, मैंने एंजाइम के नाम नहीं लिखे हैं, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं। जहां CO2 निकल रहा है डिकार्बोक्सिलेज, ये सिंथेसिस हो रही है सिट्रेट सिंथेटेस, यहां पर सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा है एकोनिटेस। जिस स्टेप पर 4, 6, 8, 10 यहां डिहाइड्रोजिनेस जो भी है, सबस्ट्रेट को पकड़िए डिहाइड्रोजिनेस। 4th स्टेप आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। 6 2 एंजाइम, CO2 निकल रही है डिकार्बोक्सिलेज, इसके अलावा डिहाइड्रोजिनेस, ATP काइनेज, 8th डिहाइड्रोजिनेस, 10th डिहाइड्रोजिनेस। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद आप इसमें ओवरऑल कैलकुलेशन देखिए। मेरा आपसे कहना है, अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल CO2 कितने रिलीज हो रहे हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैच कराइए तो आप देखेंगे कि 2 CO2, ये देखिए लिंक रिएक्शन में 2, और 2 अल्फा के पहले 2 अल्फा के बाद टोटल कितनी हो गई, 6। इसी वजह से जब हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें 6 CO2 निकलते हुए दिखाते हैं। समझ में आया कहां से निकल रही है? 2 अल्फा के पहले 2 अल्फा के बाद। अब आपसे कोई बोले कि डायरेक्ट ATP क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं, गौर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कितने हैं। आप ये समझ लीजिए, जो NaDH2 FADH2 के वाया नहीं बन रहा, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉलो नहीं करना है, वो डायरेक्ट है, वो ये है, या तो 2 GTP या 2 ATP। एनिमल्स ले रहे हैं तो 2 GTP, प्लांट्स ले रहे हैं तो 2 ATP। समझ में आई बात? ये बात क्लियर हुई? अब आप ओवरऑल
कैलकुलेशन देख लीजिए। तो आप गौर करेंगे आराम से, यहाँ देखिए क्रेब्स साइकिल आपने बोला 2 बार चली, कितने NADH2 है? 3। टोटल कितने NADH2 हो गए? 2 बार घूमी, कितने FADH2 हो गए? 2। एक NADH2 से 3 ATP, तो 6 NADH2 से कितने ATP हो गए? और 2 FADH2, एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से टोटल कितने हो गए? 18, 4, 22। और ये तो इनडायरेक्ट 2 है और डायरेक्ट कितने हैं? 2। तो टोटल कितने हुए क्रेब्स साइकिल में? ATP डायरेक्ट 2, इनडायरेक्ट 22, टोटल 24। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर केवल 1 एसिटाइल कोएंजाइम में थे तो आंसर आधा हो जाएगा 12। समझ रहे? साइकिल 2 बार घुमाई ना, तो आंसर कितना है? 24। एक से पूछे 12, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से डायरेक्ट पूछे कितना हो जाएगा? 1 ATP। 1 ATP। एक एसिटाइल कोएंजाइम में से इनडायरेक्ट पूछे 11। और अब ओवरऑल गिन लीजिए, 24 यहां हो गए क्रेब्स साइकिल में। लिंक रिएक्शन में कितने हो गए? गौर करिए, 2 NADH2, एक NADH2 से 3, तो 2 से 6, 24 और 6, 30। 24 और ये 6 लिंक रिएक्शन वाले 30, और आपने 30 ये हो गए लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल, ये मिला के और अब आ जाइए ग्लाइकोलिसिस। बनाए कितने थे आपने? 10। खर्चा कितने किए थे? याद आ गया? टोटल कितने हो गए? खर्चा कितने किए? 2। ग्लाइकोलिसिस के पहले 2 स्टेप्स याद आ रहे? फर्स्ट और थर्ड, तो 2 खर्चा किए, तो नेट गेन कितना हुआ? यही आपकी बुक में दे रखा है, 38 ATP। ठीक है, यहां पर शटल सिस्टम भी होता है, पर क्योंकि एनसीईआरटी बुक में शटल सिस्टम नहीं दे रखा और मैं आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, तो इसलिए मैं शटल सिस्टम की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। केवल जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो अगर आप देखें तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस जो एरोबिक में हो रही है और ग्लाइकोलिसिस जो एनारोबिक में हो रही है, सर नहीं बात, एनारोबिक की तुलना में एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस कितने टाइम्स एफिशिएंट है? हाउ मेनी टाइम्स? Glycolysis is more efficient in aerobic respiration in comparison to anaerobic respiration. बोलिए आंसर कितना है, लिखिए कमेंट बॉक्स में।
देखा, स्पीड में काम करिएगा। क्या आंसर हुआ भाई? वहां पर बन रहे हैं एरोबिक में 8 और यहां कितने बन रहे हैं? 2 केवल। एनारोबिक में 2, तो कितने टाइम्स एफिशिएंट हुई? 4 टाइम्स। समझ में आई बात? क्लियर है? और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल तो चल नहीं रही, तो अगर कोई ऐसा बोले कि हाउ मेनी टाइम्स एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक, तो आंसर क्या होगा? बोलिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कितना आप मेरी बात को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैच करिए। यहां कितने बने? 38। वहां कितने बने? 2, तो 38/2 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट। 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट। समझ में आया? अब हेडिंग डालिएगा, एक नोट करके स्टेटमेंट दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए नोट, लिखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टीसीए साइकिल, रिगार्डिंग टीसीए साइकिल। लिखिए फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ क्रेब्स साइकिल। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि क्रेब्स साइकिल लगातार चलती रहे, लिखिए फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 232। फॉर द, अगर आप कंटिन्यूअस क्रेब्स साइकिल चलाना चाहते हैं तब नंबर 1, कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मतलब आपको इसको लगातार रिमूव करता जाना पड़ेगा। कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। एंड नंबर 2, regeneration of NAD plus and FAD plus, regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH2 and FADH2। समझ में आई बात? और याद रखिएगा कि जीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस और जीन ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये तो हमारी बॉडी में लगातार काम करते रहते हैं। तो ऐसे जीन जो हमारी बॉडी में लगातार वर्क करते रहे, उन्हें क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन्स। तो जीन्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस आर हाउस कीपिंग जीन्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स जो लगातार काम करते रहे। समझ में आई बात? अब इसके बाद मेरे सेकेंड लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हेडिंग डाल दीजिए, और यहां से हमारी बात आगे चलेगी कंटिन्यूअस। ओके, थैंक यू।